Good evening, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हेलो, वॉइस शेड्यूल पे चलो मेरा। Yes. अच्छा ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं और मैं वेट कर लेता हूँ 2-4 मिनट, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। सर एन अवस्थी में गैसियस स्टेट ही लिखा है, मतलब एनसीईआरटी में जो लिखा है वो जो क्या मैटर स्टेट्स एंड मैटर वो नहीं दिया है। एक्चुअली क्या है उसमें एनसीईआरटी में क्या है ना, आप और उसमें लिक्विड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लास्ट का जब चैप्टर जाओगे ना तो लिक्विड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए उसको स्टेट और मैटर बोल रहा है। ठीक है, बाकी एन अवस्थी में जो क्वेश्चंस है उसमें लिक्विड स्टेट के बारे में नहीं क्वेश्चंस होगा, गैसेस के बारे में इसलिए होगा, गैसेस उसमें लिखा होगा। ठीक है ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों को, ध्यान देना। सबसे पहले क्या है ना, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब हर क्लास में जो जो इंपॉर्टेंट हम लोग ग्राफ डिस्कस करने, ग्राफ जो होगा मेरे सिलेबस में उसको मैं बताते चला जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ होता है, तो हम लोग को आज आप लोग को सारे लोग को हमारा वॉइस टेबल है ना, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो ध्यान देना। Yes, sir. तो हर चैप्टर मतलब हमको केमिस्ट्री या कुछ क्वेश्चंस में, इवन आपका फिजिक्स में भी ग्राफ कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो
तो ग्राफ कुछ ग्राफ को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो अपने काम के लायक का ग्राफ मैं आपको बता दूंगा। तो आज कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर कभी कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे ग्राफ आपको समझाते मैं चला जाऊंगा। तो आज का जो ग्राफ सीखना हमको है, तो हमको जानना है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा हो। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का टाइप y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ को कैसा प्लॉट करोगे, यानी इसका ग्राफ कैसा दिखता है आपको, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का बहुत सारे टाइप्स होता है, उसमें हम y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बनाएंगे तो इसको हमेशा रेफरेंस लेकर बनाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस सी में आपका जो वेरिएबल है y और x वेरिएबल है, ठीक है। बाकी c और m क्या है, कांस्टेंट है। c और m क्या है, कांस्टेंट है। y किसको बोलते हैं, तो y जो भी जिस वेरिएबल को हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं उसको हम y बोलते हैं, ठीक है। और जिसको हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे उसको x की तरह हम सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो प्लॉटेड होगा उसको x बोलेंगे, और जो वर्टिकल एक्सिस पे जो प्लॉटेड होगा उसको हम y बोल सकते हैं, ठीक है। यहां जानना जो आपका एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन का लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो दो एग्जांपल लिए हुए यहाँ पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है, m को बोला गया स्लोप और c को बोला गया इंटरसेप्ट, c को बोला गया है y इंटरसेप्ट। तो ध्यान देना, अगर अब पहला पॉइंट आता है कि m होता क्या है, तो m होता है tan थीटा, m होता है tan थीटा। तो tan थीटा कौन सा थीटा यहाँ पे होगा, तो ध्यान देना, जैसे कोई भी लाइन आप लाइन ड्रॉ करते हो सिस्टम में, तो ध्यान लाइन है कुछ ना कुछ y एक्सिस पे, यहाँ देखना यहाँ पे y एक्सिस पे जहाँ पे कट करता है, लाइन जहाँ पे y एक्सिस पे कट करेगा उसको बोला गया c, उसको बोला गया c। और लाइन जो आपका है वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोला गया थीटा। तो जैसे ये लाइन का ये थीटा, इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। इस लाइन का अगर बात कर रहे हैं हम, इस लाइन का ध्यान देना, अगर बात कर रहे हैं ध्यान दोगा, हम बात इस लाइन का कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये लाइन जो हम बता रहे हैं, इस लाइन का सी क्या है, तो इस लाइन का सी इसको बोला गया है, ठीक है। और इस लाइन का थीटा क्या है, तो थीटा इसको बोला गया है, ठीक। अब ध्यान देना, तो अगर सी और थीटा को समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक है। यार एक सेकंड होल्ड करना, इसको हटाना है। इरेजर, हाँ ध्यान दोगे बच्चे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थीटा और सी समझ में आ रहा है। तो ध्यान देना, जब भी थीटा होगा 0 से 90 के बीच में, यानी एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक है। 0 से 90 के बीच में अगर थीटा होगा तो उसमें उसका tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, और tan थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी आप उल्टा सोचोगे, आपको थीटा नहीं दिया रहता, आपको दिया क्या रहता है, आपको m दिया रहता है, तो आप उल्टा सोचोगे, आपका m पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब थीटा कहां से कहां लाई करेगा, थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आपको रिवर्स सोचना है यहाँ से, यानी आपको बैकवर्ड सोचना है इधर, ठीक है। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, उसका थीटा बड़ा होगा, उसका थीटा लार्जर होगा, यानी उतना ही ज्यादा लार्ज एंगल क्रिएट करेगा। अगर बात करें सेकंड केस का, कि अगर थीटा आपका 90 से 180 के बीच में होगा, ठीक है, तो उस केस में tan थीटा नेगेटिव होगा, और स्लोप भी क्या होगा, और tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव। अगर थीटा इंक्रीज करोगे इस रेंज में अगर थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा और स्लोप भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे जो भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है उसमें साइन नेगेटिव लगा हुआ है। तो अगर हम मॉड का बात करेंगे, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो tan थीटा तो इंक्रीज करेगा बट मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीज करेगा। मतलब थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा इंक्रीज कर रहा है, बट इसमें साइन नेगेटिव लगा हुआ है। तो नेगेटिव साइन का अगर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटेगा। जैसे एग्जांपल है ना कि -2 -3 में बड़ा होगा -2, बट मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा, -3 का। वही मैं बोल रहा हूँ कि 90 से 110 के बीच में अगर थीटा इंक्रीज करोगे तो tan थीटा इंक्रीज करेगा और स्लोप भी इंक्रीज करेगा। लेकिन इसमें क्या आपका साइन नेगेटिव लगा हुआ है, तो क्या होगा, मॉड दोनों का मॉड क्या होगा, मॉड डिक्रीज करेगा, नहीं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस है। बाकी जो
बाकी जो है थीटा अगर 100 से 80 से 270 में होगा या फिर 270 से 360 में होगा, उसको डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसी केस में आ जाएगा। जैसे थीटा जो होगा 180 से लेकर 270 का जो केस है वो इस केस में आ जाएगा, और थीटा 270 से लेकर 380 का जो केस है वो इस केस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो ही केस में अपना काम हो जाएगा, तो इसको आगे ज्यादा केस लेने का मेरे जरूरत नहीं है। आपको दो ही केस लेके आपको अपने आप हिसाब से इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसमें केसेस आपको बता दे रहे हैं। जब आपका स्लोप पॉजिटिव है, एम मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, और आपका सी यानी इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा, उसका लाइन ऐसा होगा, उसका लाइन क्या होगा, आपका सी पॉजिटिव मतलब क्या होगा, आपका लाइन वाई एक्सिस को कुछ पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर में कट करेगा, ठीक है। और चूंकि एम पॉजिटिव है तो आपका जो लाइन होगा एक्स एक्सिस से एक की टू एंगल बनाएगा, मतलब 0 से 90 के बीच में एंगल कोई कुछ बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक की टू एंगल क्रिएट करेगा। तो आपको थीटा और सी दिखाया हुआ है इस केस का, ठीक है। यानी आपका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इंटरसेप्ट चूंकि पॉजिटिव है तो क्या होगा, लाइन जो कट करेगा वाई एक्सिस को वो ओरिजिन से ऊपर में कट करेगा, ठीक है। सी मतलब कहाँ पे वाई एक्सिस को लाइन कट करने वाला है, तो सी का मतलब इतना ही होता है आपके लिए, ठीक है। सेकंड केस इसी में अगर स्लोप पॉजिटिव है और सी जीरो होगा, तो सी जीरो मतलब क्या है, इंटरसेप्ट जीरो है, तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक पॉइंट, तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और चूंकि एम पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगा, वो एंगल क्या होगा, वो 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो आपका जो कर्व है यानी जो लाइन है वो आपका पास करेगा ओरिजिन से, और एंगल बनाएगा 0 से 90 के बीच में, कुछ भी एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव हो और सी नेगेटिव हो, ठीक है, तो सर इस आप केस एक में बार सेकंड केस एक और बार दिखाएंगे? हाँ देख लो, ठीक है श्रेयांश, यस सर, यस सर, यस ठीक। थैंक यू सर। याद है ना, यहाँ पे एम स्लोप पॉजिटिव और सी क्या है, सी आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो याद है दो, इसका इंटरसेप्ट जो नेगेटिव है तो लाइन जो होगा वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे कट करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, और जो थीटा होगा वो थीटा फिर से 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। तो थीटा फिर से एक्यूट एंगल बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्यूट एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये सारा केस हो गया जब स्लोप पॉजिटिव का डिफरेंट केसेस में हम समझा दिया आपको। अब ध्यान देना, अगर स्लोप नेगेटिव होगा, सेकंड केस, स्लोप नेगेटिव में क्या क्या केस पॉसिबल है, तो स्लोप नेगेटिव है और उसमें सी पॉजिटिव हो तो कैसा होगा, तो स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होगा, थीटा जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल समझ, 90 से बड़ा समझाया हुआ एंगल, ठीक है। यानी आपका जो ये आपका जो वर्टिकल वाई एक्सिस से 90 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका लाइन क्या होगा, इस वर्टिकल वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट करेगा, आपको सिंपली सोचना है, ठीक है। यानी आपका लाइन जो हो सेकंड क्वाड्रेंट जो एंगल होगा वो 90 को क्रॉस करेगा, तो आपको समझना है कि जो वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा आपको लेफ्ट मूव करना है, आपका जो वर्टिकल लाइन है वाई से उससे थोड़ा सा लेफ्ट मूव करना लाइन को, तो आपका स्लोप हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो आपका लाइन क्या होगा, ऊपर होगा, आपका ओरिजिन से ऊपर में कट करेगा चीज, तो यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक। इसी में देखोगे अगर आपका स्लोप नेगेटिव होगा और आपका इंटरसेप्ट 0 है तो आपका लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, और एंगल क्या होगा, एंगल फिर से उतना ही होगा, 90 से ज्यादा बनाएगा, यानी आपका वाई एक्सिस से कुछ ना कुछ लेफ्ट की तरफ मूव करेगा लाइन, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हैं स्लोप नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो उसके इसमें क्या होगा, लाइन जो आपका लाइन तो ऐसा ही बनेगा, थीटा 90 से ज्यादा होगा, बट आपका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तो क्या होगा, लाइन जो कट करेगा वो वाई एक्सिस को नीचे कट करेगा, ओरिजिन से नीचे कट करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस में सारा इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, ठीक है। हाँ सर। लास्ट केस का हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो बात कर रहे हैं थर्ड केस का, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर मान लो कि m 0 है, m मतलब स्लोप आपका 0 है, ठीक है। तो स्लोप 0 है, नहीं थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो उसमें क्या क्या केस पॉसिबल है, स्लोप 0 होगा और सी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आप स्लोप 0 का मतलब क्या है ना, आपको लाइन खींचना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपली बात याद रखना, जब भी स्लोप 0 रहेगा इसका मतलब लाइन आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे सी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होगा और कुछ वाई एक्सिस कट करेगा ऊपर से, यानी एक्सिस की पैरेलल होगा बट ये ऊपर में होगा, ओरिजिन के ऊपर से पास करेगा, ये लाइन आपका ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है।
सिमिलरली अगर बात करते हैं स्लोप 0 है और c 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आपका लाइन जो होगा वो कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल तो होगा एक्स एक्सिस से, तो मतलब क्या बोलते हैं एक इसके जस्ट ओवरलैप कर रहा होगा लाइन, ठीक है। तो आपका जो लाइन होगा एक्स एक्सिस से ही पूरा की तरह चला जाएगा, मतलब एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करने वाला सिस्टम, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करते हो आपका m0 है और आपका c नेगेटिव है, आपका c नेगेटिव है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन चूंकि c नेगेटिव है, तो c नेगेटिव होता क्या होगा, तो आपका लाइन क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस से थोड़ा से मतलब ओरिजिन से नीचे से पास करेगा, यानी आपका नेगेटिव जोन से पास करने वाला लाइन, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ के बारे में आज के क्लास का। इसमें कोई डाउट किसी को पूछ लो मेरे को। नहीं सर, नो डाउट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सीखेंगे लॉग का ग्राफ के बारे में, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ ग्राफ में आपको ऐड करते चले जाएंगे, ताकि आप ग्राफिकल चीजों को प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर से गैस स्टेट पे जहाँ हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो ध्यान देना, लास्ट क्लास में हम लोग वेपर डेंसिटी कवर कर चुके थे, और यहाँ पे हम लोग ग्राफ पे ही लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्राफ हम डिस्कस कर लिए और बेटर तरीके से वो समझा दिए। तो सारा जो यहाँ पे केस है, तो सारा केस मैंने वो समझा दिया है, ठीक है। इसके बारे में भी तो हम बात नहीं की, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। ध्यान देना, हम क्या बोले थे, जब भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। जैसे मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट आप बी मूव कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ एक पाथ फॉलो करते हैं। एक अगर आप ग्राफ पेपर पे या मान लो कोई पेज पे अगर पॉइंट ए प्लॉट करते हो और पॉइंट बी है आपके पास, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी है आपके पास, ठीक। इस पॉइंट ए और बी में आप जितना तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हो, उतना तरीके से आपके पास नया पाथ होगा, आपके पास एक नया पाथ क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। तो हर एक नया पाथ आप ए बी को ज्वाइन कर सकते हो। तो सिमिलरली क्या है कि जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं सिस्टम का, ठीक है। तो हम जब सिस्टम का बात करते हैं तो सिस्टम अपना स्टेट चेंज करता है, सिस्टम अपना पोजीशन चेंज करता है। जैसे बोलते हो ना कि आप अपना यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट मूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो। जिससे आप अपना पोजीशन चेंज करते हो, तो पोजीशन चेंज करते हो तो क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी आपका जो स्पेस में जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। सिमिलरली एक गैसियस सिस्टम भी अपना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को चेंज करके अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में किसी ह्यूमन बीइंग का लोकेशन उसके लिए अगर स्टेट होता है, सिमिलरली गैसेस सिस्टम के लिए उसका स्टेट डिफाइन कौन करेगा, तो आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उसका स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी खड़ा है कहीं पे, अगर आप मान लो भुवनेश्वर को देखते हो, तो भुवनेश्वर बहुत सारा लोकेशन है। तो अगर मैं आपको फोन करके बोलूं कि अभी कोई खड़ा है मास्टर कैंटीन पे, तो सबके दिमाग में क्लिक क्या करेगा, उसका लोकेशन क्लियर हो जाए कि हाँ मास्टर कैंटीन पे खड़ा है। अगर वो मास्टर कैंटीन से मूव करता है कहीं, मान लेते हैं मूव करता है पटिया चौक पे, तो आपके दिमाग में पटिया चौक का भी लोकेशन क्लियर है, आपको स्टेट पता है। लेकिन कौन से पाथ से आएगा, वहां पे पहुंचने को उसके पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। तो उसके लिए पाथ आपको नहीं पता है, तो पाथ हमको बताना पड़ेगा कौन सा पाथ से आने वाला है। तो पाथ को आप नहीं गेस कर सकते हो। पाथ जो एजेंट यानी जो वेरिएबल है, यानी जो ह्यूमन बीइंग है, जो चाहेगा उस तरीके से पाथ से जा सकता है, ठीक है। तो आपको स्टेट डिफाइन करने से मतलब क्या है, पटिया चौक आएगा तो जहां से भी आएगा पटिया चौक का लोकेशन तो फिक्स है ना, तो उसको तो वो चेंज नहीं कर सकता है। या मास्टर करने का लोकेशन फिक्स, उसको चेंज नहीं कर सकता है। ये जो उसका स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकता है, बट उस स्टेट को पहुंचने का जो पाथ है उस पर डिपेंड करता है कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो उस पाथ को बोलते हैं प्रोसेस। तो इसलिए मैं बोला कि स्टेट को यानी दो पॉइंट को पहुंचने के लिए इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है, ठीक है। तो सिमिलरली जब गैसेस होगा, तो गैसेस का भी स्टेट डिफाइन करने के 3 वेरिएबल होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। किसी भी क्लोज सिस्टम ऑफ गैसेस का डिफाइन करने के लिए अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बोल दें, उसको बता दें, तो उसका स्टेट फिक्स हो जाएगा। आपको बताएं हम, या फोन करके अमेरिका में मेरा फ्रेंड बैठा हो उसको हम बता दें कि इस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यही है, तो आप जो सोचोगे वो भी वही सोचेगा। यानी गैसेस क्लोज, किसी भी क्लोज गैसेस सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हम बता दे तो हर कोई को एक ही स्टेट दिमाग में आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, तो एक नया स्टेट पे जाएगा वो। तो वन से दूसरे से जब मूव करता है, उस मूव में आपको स्टेट तो फिक्स है, पॉइंट 1 का स्टेट फिक्स हो गया, पॉइंट 2 का स्टेट फिक्स हो गया, बट उसके बीच का जो पाथ है ना, पाथ पे मेरा कंट्रोल नहीं है, किसी भी पाथ से वहां पे पहुंच सकता है,
ठीक है। तो पाथ या प्रोसेस कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। और लास्ट क्लास में बात किए थे कि हर पाथ प्रोसेस का दो टाइप हो सकता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल पाथ क्या होता है, तो होता है स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस। और जो इरिवर्सिबल होता है क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, रिवर्सल मतलब फास्ट, उसमें फोर्स बैलेंस नहीं होता है। रिवर्सल प्रोसेस का फोर्स क्या होता है, आपस में बैलेंस होता है। ठीक है, तो बहुत स्लोली मूव करता है चीज। ठीक है, तो हम लोग का सिलेबस में जो है, तो हम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम टाइम हम लोग को पढ़ना होगा रिवर्सल प्रोसेस। हम लोग के सिलेबस में मैक्सिमम टाइम हम लोग को पढ़ना होता है रिवर्सल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग थोड़ा पाथ और प्रोसेस को समझते हैं। तो ध्यान देना, पाथ प्रोसेस क्या बोलता है, इनफाइनाइट होता है। यानी आपके पास इनफाइनाइट टाइप का प्रोसेस हो सकता है, बट इनफाइनाइट टाइप को हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट टाइप मतलब बहुत बड़ा सबसेट हो गया, उतना सारे को पढ़ने जाओगे तो आपको पढ़ नहीं पाओगे। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पाथ या प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो हम लोग 5-6 जो प्रोसेस आइडेंटिफाई कर चुके उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब भी हम बोलते हैं कि प्रोसेस पर आइसोथर्मल है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब प्रोसेस में मूव कर रहे हो ना, जिस प्रोसेस मूव कर रहे हो उस प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। थर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। आपका टेम्परेचर में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा टी जीरो, और यहाँ पे dt वर्ड यूज किया, dt वर्ड यूज किया, तो dt भी जीरो। तो डेल्टा मतलब भी चेंज होता है, डेल्टा मतलब फाइनाइट चेंज, और dt मतलब स्मॉल चेंज। पॉइंट है कि डेल्टा मतलब क्या है कि आपका पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, यानी पॉइंट 1 का पॉइंट 2 का दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है, डेल्टा टी जीरो का मतलब ये होता है कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का टेम्परेचर में चेंज नहीं है, यानी पॉइंट 1 का टेम्परेचर और पॉइंट 2 का टेम्परेचर इक्वल है, बट उस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो डेल्टा टी जीरो बोलने से आपका ये क्लियर नहीं होगा कि मान लो कि पॉइंट 1 का टेम्परेचर और पॉइंट 2 का टेम्परेचर सेम है, बट हो सकता है कि जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मूव कर रहे हो तो बीच में कुछ टेम्परेचर बढ़ा होगा फिर घटा होगा, ऐसा हो सकता है। बीच में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो उसको हम हटाने के लिए यहाँ पे dt वर्ड यूज करें। तो dt का मतलब क्या बोल रहे हैं कि हर पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज जीरो। ठीक है, तो डेल्टा मतलब एक फाइनाइट चेंज का बात होता है तो वो जीरो है, और डेल्टा dt मतलब क्या होता है, छोटा सा चेंज कहीं हुआ है कि नहीं हुआ है तो वहां भी जीरो है, इसका मतलब कहीं भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका प्रोसेस में पॉइंट 1 पॉइंट 2 के अलावा जो भी पॉइंट्स होगा हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यानी कहीं भी ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा के घटा दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो प्रोसेस अगर थर्मल है इसका मतलब क्या है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पे तो सेम होना ही चाहिए, और इन द प्रोसेस में हर पॉइंट पे आपका सेम होना चाहिए, कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मल प्रोसेस। ठीक, और हम लोग क्या मानते हैं, सिस्टम क्लोज है। सिस्टम क्लोज है इसका मतलब सिस्टम से कहीं भी गैस बाहर नहीं जा सकता है, इससे क्या होगा, आपका मोल ऑफ गैस कांस्टेंट होगा। हम शुरू से बोल रहे हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सिस्टम से कोई भी गैस बाहर नहीं निकल सकता, क्या होगा, आपका मोल क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल भी कांस्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, आप लोग पढ़े होगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या पढ़े होगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, गैसेस स्टेट का इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, यानी आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास। अभी ध्यान देना, इस पीवी इक्वल टू में आपका राइट साइड में क्या है, मोल है, आर है और टी है, तो टी कांस्टेंट कर दिए। अगर हम प्रोसेस थर्मल हो तो क्या टी कांस्टेंट होगा, और चूंकि सिस्टम क्लोज है, क्लोज हो तो क्या मोल भी कांस्टेंट होगा, मोल कांस्टेंट हो गया आपका, टी कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे क्या है, आर भी एक कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा राइट में जो भी टर्म है क्या कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो पॉइंट है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसको बोला गया बॉल्स लॉ, इसको बोला गया है बॉल्स लॉ। ठीक है, तो बॉल्स लॉ कब फॉलो करना है, जब आपका यानी जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा किसी भी क्लोज सिस्टम का, तो उस केस में पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर मान लो कि पॉइंट 1 पे आपका प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है, और पॉइंट 2 पे प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 हो गया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ऐसा बोल सकते हैं। और ये इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू होगा एनआरटी, इक्वल टू होगा एनआरटी। P1 V1 भी होगा एनआरटी के बराबर, और P2 V2 भी होगा एनआरटी के बराबर होगा। ये आपका ये बॉयल्स लॉ क्लियर है आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों लोग? नो सर। ठीक है, अब ध्यान देना, तो एक छोटा सा ग्राफ समझो यहाँ पे। जब भी आपको x इंटू वाई, जब भी x इंटू वाई या y इंटू एक्स आपको कांस्टेंट लिखा दिखे ना, जब भी x इंटू वाई या y इंटू एक्स जब भी आपको कांस्टेंट लिखा दिखे,
उस केस में आपका जो लाइन होगा ना ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। यानी आप y को बढ़ाओगे तो क्या होगा, x घटेगा, और जब x को बढ़ाओगे तो क्या होगा, y घटेगा। तो ऐसा कुछ ये लाइन बनता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ना होगा, क्लास 11 वालों पढ़ोगे, ठीक है, मैथ्स में। तो हाइपरबोल, एक ग्राफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी दो वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट हो तो लाइन ऐसा ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा और कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब एग्जैक्ट कट नहीं करेगा। वो आपको इन्फिनिटी पे आपको टच होता हो, टच एग्जैक्टली टच नहीं करेगा, बस सटता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। इसको बोला गया है हाइपरबोला। वहां पे एक रेक्टेंगुलर वर्ड हम ऐड किए हैं, तो रेक्टेंगुलर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रेक्टेंगुलर वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है। इसको कभी हम लोग मैथ्स में आप लोग पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। तो हाइपरबोला का स्पेशल कैटेगरी है, इस कैटेगरी में इसको बोला गया है, इसको बोला गया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको इतना जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान देना कि कर्व ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो ई वर्ड यूज किए हैं, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ई को बोला गया इसेंट्रिसिटी, ये मैथ्स का वर्ड है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है √2। आप तो मैथ्स में पढ़ोगे इसको, ये आपको केमिस्ट्री में कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो या y इंटू एक्स कॉन्स्टेंट हो, इसका मतलब ग्राफ ऐसा खींचना है। अब ध्यान देना, कभी कभी बोलेगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो या एक थोड़ा सा ग्राफ क्लियर नहीं है, बट आप उसको समझने की कोशिश करो। तो ऊपर में अगर हम पी प्लॉट, ऊपर में y एक्सिस पे p है और x एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो बोला कि p वर्सेस v का ग्राफ कैसा होगा इस केस के लिए। इस केस में क्या है, इस केस में pv इक्वल टू कांस्टेंट है, इस केस में pv इक्वल टू कांस्टेंट है, तो प्रेशर टू वॉल्यूम क्या आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर आपका वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है उस केस में ग्राफ कैसा होता है, तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ लाइन खींचेगा, दोनों सीखे थे, ठीक है। ऐसा कुछ लाइन खींचा हुआ है। अब ध्यान देना, इसमें जो दो लाइन हम खींच के दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो पीवी इक्वल टू जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में क्या क्या टर्म था, तो एनआरटी कांस्टेंट था, एनआरटी कांस्टेंट था, ठीक है। तो एनआरटी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो आर का वैल्यू तो फिक्स है ना, आर के वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आर का वैल्यू क्या है, 8.314, अगर ऐसे ही मिलोगे नहीं तो 0.0821 या फिर 0.031 डिपेंडिंग अपने केस। तो जो भी है, जो भी कुछ है, आर का वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते अपने मर्जी से ना। तो आपका आर का वैल्यू फिक्स है, आपका मोल फिक्स है, बट हम अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम चाह के टेम्परेचर, अगर आप मान लो कि टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज तो कर सकते हैं ना। कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं अभी हमको इस प्रोसेस को करना है 500 केल्विन पे, तो ठीक है हम 500 केल्विन मेंटेन कर दिए, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट जो है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इस प्रोसेस का। मान लो कि अभी कोई बोला कि हमको 500 पे करना है प्रोसेस को, 500 पे कर लिए, तो बोला नहीं अभी इसको 1000 केल्विन पे पहुंचाना है, 1000 केल्विन पहुंचाना है, तो आप टेम्परेचर को 1000 केल्विन पे भी पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो टेम्परेचर का जो कांस्टेंट रहेगा, बट इस कांस्टेंट का वैल्यू को हम अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी प्रोसेस में टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन आप आर को चेंज नहीं कर सकते हो, और सिस्टम क्लोज है तो मोल तो चेंज होगा नहीं। तो आपका एन आर का वैल्यू को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, यानी इस प्रोसेस में फिक्स रहेगा, उस प्रोसेस के लिए फिक्स रहेगा। बट आप हीट दे के या हीट घटा के जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अभी कुछ देर प्रोसेस आप 500 केल्विन पे कर सकते हो, कुछ देर प्रोसेस को आप 800 केल्विन पे कर सकते हो, लेकिन जब प्रोसेस कर रहे हो तो चेंज होगा वो अब्रप्ट होगा, ठीक है। कैसा नहीं टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, अगर 500 पे करोगे तो बस 500 पे आपको करना है, 800 पे कर रहे हो तो आपको 800 पे करना है, और 1000 पे कर रहे हो तो 1000 पे ही करना है, ठीक है। बट उस कांस्टेंट वैल्यू को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ध्यान देना, इस ग्राफ पे फिर से हम आते हैं। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखोगे एक्स वाई इक्वल टू सी है, कांस्टेंट है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ जो आपका लाइन बना है ऐसा कुछ लाइन बना है। अगर इस केस में अगर एक्स वाई का जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम चेंज कर तो क्या होगा, उसको हम चेंज कर तो क्या होगा। जैसे मान लो एक्स वाई इक्वल टू 2 है तो उसका ग्राफ कुछ होगा। अगर बोलेंगे एक्स वाई इक्वल टू अगर 4 होगा तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू अगर 6 होगा तो क्या होगा। ध्यान देना, जितना जितना ज्यादा आप चेंज करोगे, मतलब जितना बढ़ाओगे सी को ना, आपका लाइन क्या होगा, आपका लाइन उसी के पैरेलल ऊपर शिफ्ट करेगा। तो मैं ग्राफ बता रहा हूँ कि एक्स वाई इतना स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, बट लाइन जैसे जैसे कांस्टेंट आप बढ़ाओगे तो आपका लाइन अपवर्ड शिफ्ट करेगा पैरेलली, ठीक है। मतलब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो जैसे जैसे आप कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ाओगे लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और कांस्टेंट का वैल्यू घटाओगे तो लाइन नीचे की तरफ चला जाएगा, ये लाइन नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है आप लोग को।
तो ध्यान देना, तो यहाँ पे ये नीचे मूव कर सकता है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, ठीक है, जब टेम्परेचर आप चेंज करोगे, ठीक है, ध्यान देना, तो अब टेम्परेचर जब चेंज करते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, आपका जो एनआरटी है, एनआरटी इंक्रीज करेगा, यानी कांस्टेंट बढ़ेगा। तो टेम्परेचर हाइयर होगा, आपका लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी आप कांस्टेंट, जो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको थोड़ा हाई कर दोगे अगर, तो आपका लाइन ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर को लो करो तो क्या हो, लाइन थोड़ा नीचे खिसकेगा। ये आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लाइन बना हुआ है, तो दोनों लाइन ऐसे थर्मल लाइन है, दोनों लाइन ऐसे थर्मल लाइन है, ठीक है, यानी दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट है। बट जो लाइन ऊपर होगा उसका कांस्टेंट बड़ा होगा, उसका कांस्टेंट बड़ा होगा, तो कांस्टेंट में क्या चीज चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज करता है, उसका टेम्परेचर हाइयर होगा एज कम्पेयर टू लोअर वाले से, ठीक है। अगर हम सेम सिस्टम का बात कर रहे हैं, सेम सिस्टम का बात कर रहे हैं, यानी सिस्टम सेम बोलने का मतलब मोल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम सिस्टम के लिए जो लाइन ऊपर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो लाइन नीचे होगा उसका टेम्परेचर लोअर होगा। तो आप ग्राफ देख के टेम्परेचर को बता सकते हो। ये आपका पी वर्सेस बी का ग्राफ आपका ऐसा हो सकता है, ठीक। इतना क्लियर रहेगा बच्चे लोग? यस ठीक है, तो यहाँ पे अगला ग्राफ देखना ध्यान से। तो यहाँ पे अगला पॉइंट बोला गया है कि लॉन, यहाँ पे देखो वेरिएबल समझो, बोला गया है इसी के लिए, मतलब थर्मल प्रोसेस के लिए ही आपका लॉन पी वर्सेस लॉन वी का ग्राफ क्या होगा, लॉन पी वर्सेस लॉन वी का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो लॉन पी वर्सेस लॉन वी का ग्राफ के लिए हमको लॉन पी और लॉन वी चाहिए सिस्टम में। तो कैसे इसको लेंगे, तो ध्यान दे, थोड़ा सा ब्लर्ड है तो फोकस करना, दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमको चूंकि अब इसको चेंज करना लॉन में, तो हम क्या करेंगे, इसमें लॉन अप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। तो उस कांस्टेंट को हम के बोल दिए, कांस्टेंट बेसिकली क्या है, एनआरटी है, उसको थोड़ी देर के लिए हम के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, ठीक। सर। हाँ हेलो सर लॉन का वैल्यू क्या होता है? लॉन का लॉन हेलो सर, लॉन का वैल्यू क्या होता है? लॉन का वैल्यू कुछ नहीं होता है, रूट का कुछ वैल्यू होता है क्या? नहीं। रूट के अंदर कुछ डाला होता है ना, वैल्यू पता चलेगा। रूट 4 का वैल्यू होगा 2, रूट 16 का वैल्यू होगा 4। तो रूट एक फंक्शन है, रूट का कुछ वैल्यू नहीं होता, रूट एक ऑपरेटर है जिसमें आप कुछ इनपुट करो तो आउटपुट आपको देगा, ठीक है। उस तरह से लॉन एक ऑपरेटर है, लॉन या लॉग जो भी वर्ड यूज करें उसका एक ऑपरेटर है, ठीक है। जब तक कुछ वैल्यू नहीं बताओगे तब तक उसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, समझे विदिशा? हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, वो ना? मेरा हाँ अरे ठीक अनम्यूट है, में प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे लॉन, अब क्या करें हम लोग, क्या करें यहाँ पे पी भी इक्वल टू कांस्टेंट आपके पास है, ठीक है। तो हमको चूंकि लॉन पी वर्सेस लॉन भी ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, दोनों साइड लॉन ले लिए हैं। लॉन पी भी, लेफ्ट में लॉन पी भी होगा और राइट में क्या होगा, लॉन के हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लॉन का एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मुझे बस बताना कि लॉन ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं लॉन ए प्लस लॉन बी, ये पता सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। विदिशा, आदित्यांशु, सब पता है। पता है ना? तो लॉन पीवी को हम लिख सकते हैं लॉन पी प्लस लॉन बी, ठीक है। और यहाँ पे लॉन के हो गया, यहाँ पे लॉन के हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसमें ध्यान देना, आपका लॉन पी जो है आपका ऊपर प्लॉटेड है, यानी वाई एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, लॉन पी आपका प्लॉटेड है, ठीक। और लॉन भी कहाँ प्लॉटेड है, लॉन भी प्लॉटेड है एक्स एक्सिस पे। तो इसको आपको y बनाना है, लॉन पी आपका y की तरह काम करेगा और लॉन भी किस की तरह काम करेगा, x की तरह काम करेगा। ये जो आपका ये जो आपका इक्वेशन हो रहा है, इसको चेंज करने की कोशिश करो। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना, ट्राई करना इसको चेंज करने का इस फॉर्म में। आप लोग के ग्राफ जो पढ़े हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप y को अलग से इसको ट्राई करना इस फॉर्म में लाने का, y इक्वल टू mx प्लस c में लाने का, यानी y का जो टर्म है उसको लेफ्ट में रखो और x का टर्म को राइट में लेके चले जाओ, तो आपको चीज आसानी से दिखेगा, ठीक। ध्यान देना, और उसको हम देखते हैं। हाँ तो यहाँ पे y का टर्म क्या, लॉन p है,
और एक्स टर्म लॉन भी है तो क्या करते हैं आप लेफ्ट में y को रखो, यानी लेफ्ट या इसको y को अलग से छांटो। लॉन पी आपका राइट में हो गया, लेफ्ट में ले लिए, और राइट में जब लेके जाएंगे लॉन भी को तो उसके पास क्या आएगा, -1 का टर्म आएगा, -1 का टर्म आएगा, ठीक है। और प्लस लॉन के, प्लस लॉन के, ये जो आपका ये जो आपका यहाँ पे जो इक्वेशन बना है एक और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप में हो जाएगा। आपका लॉन p हो गया y, लॉन b हो गया x, और लॉन c और c क्या हो गया, लॉन के आपका c हो गया। लॉन के जो है, लॉन क्या हो जाएगा c की तरफ, लॉन के जो है वो c की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखना एक -1 है, लॉन b के पास माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। यहाँ पे माइनस मतलब -1, माइनस से मतलब क्या होगा, -1 होगा। इस लाइन, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो y एक्सिस तो नेगेटिव हो तो लाइन कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। स्लोप -1 का मतलब कितना एंगल होगा जी, एंगल होगा 135, क्या होगा 135। तो एंगल बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू होगा हो जाएगा 135 होगा, कितना होगा 135 होगा, ठीक। तो ये एक लाइन ऐसा हो रहा है। अब ध्यान देना, इसमें भी 3 केस हम लिए, इसमें 3 केस लिए। 3 केस क्या है कि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या था, लॉन के आपका इंटरसेप्ट है, आपका लॉन के क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक। अगर लॉन के अगर इंटरसेप्ट होगा तो ध्यान देना आपका के इंटरसेप्ट नहीं है, क्या है, लॉन के है। तो अगर आप के का वैल्यू चेंज करोगे तो लॉन के का वैल्यू चेंज होगा। तो आप एक छोटा सा आप एक चीज याद रखना, जब भी के का वैल्यू होता है 1, के का वैल्यू होगा 1, उस केस में लॉन के होता है 0, उस केस में लॉन के क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब भी के का वैल्यू होगा 1 से बड़ा, उस केस में लॉन के होता है पॉजिटिव, लॉन के क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और जब भी के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ठीक है, उस केस में आपका लॉन क्या होता है, नेगेटिव, लॉन के क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट के अंदर देखो के पॉजिटिव है, बट लॉन के का जो वैल्यू है वो के के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो के हमेशा पॉजिटिव होगा, बट लॉन के हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो के का वैल्यू अगर लाई करेगा 1 से बड़ा तो लॉन के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। के का वैल्यू अगर लाई करेगा 1, यानी के का वैल्यू 1 होगा तो लॉन के क्या होगा, 0 होगा। और के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, इस रेंज में आपका लॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। उस केस में यहाँ ध्यान देना, समझाया हुआ है कि आपका हर केस में देखना लाइन, आपका लाइन का स्लोप सेम है, क्योंकि स्लोप सबके लिए -1 है। तो आपका जो यहाँ पे 3 लाइन प्लॉट किए हैं सबका सब क्या पैरेलल है, सबके आपस में पैरेलल है। तो जो भी लाइन प्लॉट किया यहाँ पे पैरेलल है। अब बात करते हैं हम के इंटरसेप्ट का, और के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉन के क्या पॉजिटिव होगा, लॉन के पॉजिटिव होगा। इसको ऊपर यहाँ से दिखाया गया है। जिस केस में के का वैल्यू 1 होगा, जिस केस में के का वैल्यू 1 होगा, उस केस में लॉन के क्या होगा, लॉन के आपका 0 होगा। तो आपका लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, यानी इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट 0, ऐसे पास करेगा। और जिस केस में के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, तो के का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो लॉन के क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए ऐसा लाइन हो सकता है। इस ग्राफ का 3 पॉसिबिलिटी है, तो तीनों पॉसिबिलिटी को हम ड्रॉ करके दिखा दिए आपको, ठीक है। अब इन तीनों पॉसिबिलिटी में के का वैल्यू चेंज कर रहा है, जो लाइन जितना ऊपर होगा उसका के उतना ही लार्ज होगा, ठीक है। अब के का वैल्यू डिपेंड क्या कर किस पे करता है, तो टेम्परेचर पे, क्योंकि के क्या होता है, एनआरटी। तो जो लाइन जितना ऊपर प्लॉटेड होगा उसका टेम्परेचर क्या हो, उतना ही ज्यादा हाइयर होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ ग्राफ, क्या दिक्कत है इसमें, सर ठीक है। तो आज की क्लास का इतना ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग धीरे समझना है, धीरे चीजें क्लियर होते जाएगा आप लोग को, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों लोग, ठीक है, थैंक यू सर, सर गुड नाइट सर। गुड नाइट बच्चों लोग।